हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टूल्स में। तो जैसा कि आप सभी के कहने पर आज से मैं जो है क्लास 9th का जो है विज्ञान जो कि एनसीईआरटी बेस पर आधारित है इसको शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें हम लोग करेंगे क्या कि एनसीईआरटी का जो सभी चैप्टर है उसको हम जो है पढ़ेंगे और उसके साथ साथ जो इसके जो क्वेश्चंस रहेंगे उनको हम सॉल्व करेंगे और सभी इसको समझेंगे। तो आप लोगों से मेरा बस यही निवेदन है कि आप लोग अगर अभी चैनल पर नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमारा पहला चैप्टर जो क्लास 9th का दिया गया है वो है हमारे आसपास के पदार्थ। मतलब कि इस पृथ्वी पे हम जहाँ रहते हैं या इसके अलावा जो भी ग्रह हैं वो हमारे आसपास के पदार्थ हैं, मतलब वो चाहे दूर हों या पास हों, तो वो किस चीज़ के बने हुए हैं इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए होता क्या है कि जो हमारे आसपास के जो भी पदार्थ हैं, ठीक है, उनकी आकृति, आकार या बनावट जो भी चीज़ है उन सभी को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने इनको एक नाम दिया है कि जिस चीज़ से बने हुए हैं ये सब उसको पदार्थ का नाम दिया गया है। कि भाई जो भी चीज़ है, मतलब जो भी चीज़ में क्या होगा, जैसे हवा में हम जो श्वास लेते हैं, जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, या तो जो पत्थर है, बादल है, तारे हैं, पशु हैं, इसके साथ साथ जो एक पानी की बूंद भी है, रेत का कण है, ये सभी चीज़ किस चीज़ से बनी हुई है। तो इसी चीज़ को दिखाने के लिए वैज्ञानिकों ने इसको एक नाम दे दिया जिसको कि हम पदार्थ कहते हैं और हमें कहते हैं कि हाँ ये फला पदार्थ से बना हुआ है, ये दूसरे पदार्थ से बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जितने ही पदार्थ हैं वे सभी वस्तु जो है इनका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान का मीन यहाँ ये हुआ है कि इनका कुछ न कुछ भार होता है। ठीक है, भार का माने से पत्थर हो गया, बादल हो गए या पौधा हो गया, तो वो कुछ न कुछ भार होता है। और भार के साथ साथ ये इनका कुछ आयतन होता है, मतलब कि ये कुछ न कुछ स्थान को घेरते हैं। तो इस आयतन को जब ये घेरते हैं तो इसको हम एक यूनिट दिया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा, क्योंकि उन्होंने पदार्थ बताया था तो इसको भाई कैसे मापेंगे, तो इसके लिए उन्होंने एक यूनिट दिया जो कि एसआई सिस्टम। ठीक है, एसआई सिस्टम का मतलब अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली, मतलब कि ये कोई देश का नहीं कि इंडिया में ये चलेगा, पाकिस्तान में ये चलेगा, जापान में ये चलेगा। ये सभी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक मापन दिया गया है कि जो भी सॉलिड चीज़ रहेगा उसको हम घन मीटर क्यूब में नापेंगे और उसके साथ में जो मतलब लिक्विड फॉर्म में रहेगा, मतलब जैसे वाटर हो गया और क्या कर सकते हैं दूध वगैरह हो गया, तो उसको हम लीटर में मापेंगे। तो लीटर से तो आप परिचित होंगे, जो कि अगर आपके यहाँ दूध वगैरह आता है या फिर अगर पानी में खरीदते हैं तो उस पर लिखा रहता है कि ये 2 लीटर का पानी का बॉटल है या फिर ये उसकी ऐसे क्वांटिटी है। तो उसके साथ में जो सॉलिड चीज़ रहेगा उसके आयतन को मापने के लिए घन मीटर क्यूब का उपयोग किया जाता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इसको मापने की इकाई जिसको कि हम कहते हैं मात्रक। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इतना चीज़ हो गया कि जो है क्या होता है कि इस ब्रह्मांड में जो भी चीज़ है वो सभी की चीज़ से बने हुए हैं, पदार्थ से बने हुए हैं। अब पदार्थ क्या होता है, वो इनका कुछ द्रव्यमान होता है और ये स्थान घेरते हैं। तो होता क्या है कि आज इतनी जो है विज्ञान हमारा डेवलप किया गया, लेकिन प्राचीन समय की जब हम बात करें, मतलब कि जब इसकी पदार्थ का जब नाम दिया गया था उस समय के बाद में, तो उस समय के जो वैज्ञानिक थे या कह सकते हैं कि जो दार्शनिक वगैरह थे, उन्होंने बताया कि जो भी चीज़ है वो 5 मूल तत्वों से मिलकर क्या हुआ है कि बना हुआ है। अब वो 5 मूल तत्व क्या हैं, चाहे इस ब्रह्मांड में जो भी चीज़ है, पहला वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि जो भी चीज़ चाहे वो सजीव हो या फिर निर्जीव हो, वे सभी चीज़ जो है इन्हीं 5 तत्वों से मिले हुए। कब की बात है, जब एकदम ये स्टार्टिंग पॉइंट पर है। ठीक है, जब इतना डेवलप नहीं किया था साइंस। लेकिन उसके साथ साथ समय आगे बढ़ता गया, तो उसके बाद जब आधुनिक वैज्ञानिक आए, मतलब कि इस समय मॉडर्न टाइम जब आया, तो उन्होंने बताया कि भाई ये जो विज्ञान मतलब पदार्थ है इनको हम 2 तरीके से विभाजित कर सकते हैं। पहला, एक उसके भौतिक गुणों के आधार पे और दूसरा उसके रासायनिक पहलुओं के आधार पे। तो अब ये भौतिक गुण क्या होता है, रासायनिक गुण क्या होता है, इसको हम समझते हैं। तो देखिए भौतिक गुण के बारे में अगर हम देखें तो जैसे मान लीजिए अगर ये हमारी बॉडी है, ठीक है, अगर हम मान लें ये शरीर है, तो इस शरीर का जो ये ऊपरी रूप रंग जो भी संरचना है इसको हम क्या कहेंगे कि ये है भौतिक। ठीक है, लेकिन ये मानव है तो ये सांस लेता है, खाना खाता है, तो ये सभी जो इसके अंदर का स्ट्रक्चर है ना बॉडी के अंदर का,
तो इसको हम कहेंगे रासायनिक पहलू, ठीक है, मतलब केमिकल तौर पे गुण पे। तो इस तरीके से 2 टाइप में इसको विभाजित करेंगे। तो देखिए इसको कैसे हम बांटेंगे इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए पहले हम इसको जो है पदार्थ का भौतिक स्वरूप के बारे में बात करते हैं कि पदार्थों को कैसे हम उसके भौतिक रूप में बांटेंगे। तो वैज्ञानिकों ने क्या कहा मॉडर्न टाइम में कि पदार्थ जो है कणों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, मतलब उन्होंने कहा कि जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। लेकिन उन्होंने ये तो बता दिया कि पदार्थ जो है कणों से मिलकर बना हुआ होता है, लेकिन उस समय भी 2 धारणाएं वहाँ पे एक दूसरे को काट रही थी कि पदार्थ के कण कैसे हैं। पहला, ये जो पदार्थ है वो क्या लकड़ी के टुकड़ों की सतत है, मतलब जैसे आपने लकड़ी देखा होगा या पेड़ देखा होगा तो एक तरीके से पूरा रहता है। या फिर कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि ये पदार्थ नहीं, ये जो पदार्थ है वो रेत की तरह, मतलब जैसा कि बालू होता है। तो अब भाई इन दोनों का अब कैसे डिसीजन हो कि ये रेत की तरह है कि जो है बालू की लकड़ी की तरह है, मतलब सतत है या कि कणों की तरह है। तो इसकी समझने के लिए कुछ हम प्रैक्टिकल जो इस बुक में दिया गया है उसको समझते हैं। इसको आपको याद नहीं करना है, केवल आपको समझना है। तो देखिए इसके लिए जो प्रैक्टिकल नंबर 1.1 दिया गया है, इसमें क्या है कि इसमें मैं आपको फिगर के माध्यम से पूरा समझाता हूँ कि इसमें क्या कहा गया है कि इसमें पानी लिया गया है एक कह सकते हैं बोतल में, इसमें पानी लिया गया है। अब पानी में क्या किया गया है, नमक 1 चम्मच से डाला, 1 चम्मच नमक डाला गया है। नमक डालने के बाद उसको जब हिलाया गया तो देखा गया कि पानी और नमक एक दूसरे में मिल जाते हैं। और इस सही प्रोसेस में होता क्या है कि इस यहाँ से यहाँ तक पूरी प्रोसेस में जो पानी इस स्थिति में था वही लास्ट स्थिति तक है। तो इससे क्या पता चला कि पानी एक दूसरे में घुल गया। तो घुलने का मतलब क्या हुआ कि पदार्थ जो है नमक के कण थे जल के कणों के बीच में एक स्थानों में समावेशित हो गए। तो इससे क्या पता चला कि जो नमक जो कण के रूप में रहता है, तो इससे सिद्ध हो जाता है कि जो ये जो पदार्थ है वो कणों के रूप में रहता है, ठीक है। इसके साथ साथ इसको स्वीकार करने के लिए और भी प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे अगर आप नमक न करना चाहें तो क्या चीज़ कर सकते हैं, पदार्थ के कणों को क्रियाकलाप चम्मच नमक या शक्कर को भी आप जो है पूरे पानी में घोल सकते हैं, ठीक है। ये तो आपका पहला प्रैक्टिकल था जो आपको केवल समझना था। अब उसके बाद दूसरे प्रैक्टिकल पे आते हैं दूसरे गुण के साथ। दूसरे में कहा क्या आ गया कि पहले में तो ये पता लग गया कि ये जो पदार्थ है वो कणों से मिलकर बना होता है। अब बात ये आती है कि भाई पदार्थ के कण कितने बड़े होते हैं या कितने छोटे होते हैं। तो इस क्रियाकलाप में हम इसको समझेंगे। तो इस क्रियाकलाप में देखिए किया क्या गया कि इसमें पोटेशियम परमैंगनेट जो कि एक केमिकल पदार्थ होता है, रासायनिक पदार्थ होता है, उसको लिया गया और इसके 2 या 3 बूंद ये क्रिस्टल के रूप में रहता है, मतलब जैसे चीनी नहीं रहता वैसे रहता है। उस क्रिस्टल को हमने 100 ml पानी में डाला, ठीक है। उसको हमने 100 ml पानी में ये पहले 100 ml पानी लिया, फिर चम्मच से इसमें हमने इसके 2-3 क्रिस्टल को डाल दिया। डालने के बाद क्या किया, ये जब ये 100 ml का पानी था उससे हमने 10 ml पानी निकाल लिया और अगले कंटेनर एक और लिया, मतलब इसी तरीके से 2-4 कंटेनर लिए जिसमें 90 ml पानी था। उसमें इस 10 ml को पहले वाले बाल्टी में डाला। तो हुआ क्या कि इसका रंग अब भी रंगीन है लेकिन पहले से कम था। फिर उसके बाद अब इस कंटेनर से जो कि 100 ml बना है, इससे हमने 10 ml लिया और अगले साफ़ पानी इस तरीके का लेकर उसमें 10 ml को फिर मिलाया। तो हम देख सकते हैं फिर इसका रंग कुछ हल्का हो गया। फिर अगले कंडीशन में हमने क्या किया, फिर यहाँ से हमने 10 ml पानी लिया, फिर इसमें डाला। तो इन सभी क्रियाकलापों को करने से पता क्या लगा कि जो है पानी जो है बार बार रंगीन ही रह रहा है, मतलब कि उसका रंग रंगीन ही है, मतलब साफ पानी की तरह ही नहीं है। तो इससे क्या पता लगा कि पोटेशियम परमैंगनेट के थोड़ा सा क्रिस्टल को जब पानी में बहुत अधिक मात्रा में डाल दिया जाता है तो पानी रंगीन ही रहता है। तो इससे पता लगा कि ये जो क्रिस्टल है एक सूक्ष्म कणों से बना है और इस सूक्ष्म कणों को बहुत ही विभाजित किया जा सकता है। मतलब कि हम इस चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकते कि ये पदार्थ कितने छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो देखिए इसके बारे में यही लास्ट में कंक्लूजन जो निकला है वो दिया गया है कि जो पदार्थ के कण हैं ये बहुत छोटे हैं और इतने छोटे हैं कि इसको हम कल्पना नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि कणों के रूप में तो बना हुआ है। क्योंकि चीनी तो हम देख के बता सकते हैं कि यहाँ चीनी इतना इसका साइज है, लेकिन जो पोटेशियम परमैंगनेट जो पानी में घुल गया तो घुलने के बाद हम उसके कणों का अनुमान नहीं लगा सकते। अगर आप ये प्रयोग अपने घर पे करना चाहते हैं और आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट उपलब्ध नहीं है तो उसकी जगह आप डेटॉल भी कर सकते हैं। डेटॉल को डालने से क्या होगा कि बार बार जैसे पहले बाल्टी में डालें फिर उसमें से 10 ml लेकर दूसरे में आप डालते जाएंगे तो आप देखेंगे कि उसका महक नहीं जाएगा
पानी में डेटॉल की महक बनी रहेगी। तो यहाँ तक हमने क्या देखा, अभी हमने पदार्थ के बारे में पहले पढ़ा कि पदार्थ क्या होता है, फिर उसके बाद पदार्थ के बाद हमने उसके कणों के बारे में देखा। तो अब हम क्या देखेंगे कि कणों के क्या क्या गुण हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं पदार्थ के कणों के क्या क्या अभिलाक्षणी गुण हैं उसके बारे में आप चर्चा करते हैं। तो देखिए, पदार्थ के कणों का जो पहला गुण है वो ये है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, जो कि अगर आपने पहला प्रैक्टिकल अगर देखा होगा उसमें आप समझ सकते हैं कि जैसे चीनी पानी में पूरा समा गया और उसका लेवल नहीं बढ़ा, मतलब पहले जितना पानी था उतना ही था। तो ये क्यों संभव हुआ, क्योंकि उनके पानी के बीच में कण होगा। तो आइए इसको हम देखते हैं थोड़ा। क्या करेंगे इसको समझने के लिए कि नमक, शक्कर या चीनी या डेटॉल या भी पोटेशियम परमैंगनेट, कुछ को भी अगर आप पानी में डालते हैं उसका लेवल वही बना रहता है। इसी तरीके से ये सब तो मान लीजिए सॉलिड फॉर्म में ये हो गया। अगर आप चाय अगर डालते हैं, कॉफ़ी डालते हैं या नींबू पानी लेते हैं तो ये सब भी जो है पूरा पूरा उस रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं। तो इससे क्या पता लगा कि ये जो पदार्थ के कण होते हैं इनके बीच रिक्त स्थान होता है। ये तो हो गया पदार्थ के कणों का पहला गुण। अब दूसरा गुण के बारे में बात करें तो ये जो पदार्थ के जो कण होते हैं ये निरंतर गतिशील होते हैं, मतलब कि हमेशा चलते रहते हैं। इसको कैसे समझेंगे, तो देखिए इसके समझने के लिए जो पहला प्रैक्टिकल दिया गया है 1.3, इसमें क्या दिया गया है कि इसमें तो मैं इसी से बता रहा हूँ कि आप जिस क्लास में उसके कोने में जो है एक अगरबत्ती रखिए, मतलब कि जैसे धूप नहीं होता जो, या तो अगरबत्ती रखिए या फिर धूप रखिए। तो जब ये धूप जब बुता हुआ रहेगा, मतलब कि इसको आप जला नहीं रहेंगे, तब उसकी सुगंध को लेने के लिए आपको उसको अपने पास लाना पड़ेगा, नाक से सूंघना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जला देते हैं तो जला देने के बाद उसकी जो खुशबू रहती है वो पूरे कमरे में फैल जाता है। तो इससे क्या पता लगा कि उसके कण आपने जलाया तो जलाते मान ही वो जो है पूरे कमरे में फैलने लगा। तो इससे ये पता लगा कि ये जो पदार्थ के कण हैं निरंतर जो है गतिशील होते हैं। फिर इसी को समझने के लिए जो अगला प्रैक्टिकल दिया गया है कि जल से भरे 2 गिलास या बीकर लीजिए। पहले बीकर के एक सिरे को सावधानी से एक बूंद लाल सियाही या नीला सियाही डालिए। अगर आप सियाही नहीं डालते तो शहद भी डाल सकते हैं। तो उसको करने के बाद अगर आप शीशे का गिलास लिए रहेंगे तो आप देखेंगे क्या कि वो जो सियाही रहेगा या शहद रहेगा वो धीरे धीरे पानी में नीचे उतरने लगता है। इसका कारण, इससे क्या पता लगता है हमें, यही कि इसके जो पदार्थ के कण हैं वो गतिशील होते रहते हैं, हमेशा चलते रहते हैं। ठीक है, तो वही इस सब का परीक्षण दिया गया है, आप इसको अपने घर पे करिएगा। और जो मैंने इसका रीजन बताया, अगर आपको वही चीज़ सेम देखने को मिलता है तो कमेंट में यस लिख के बताइएगा। तो अब आगे आते हैं हम प्रैक्टिकल 1.5 पे। इसमें क्या बताया गया है कि गर्म पानी में अगर हम किसी पदार्थ को डालते हैं वो तो कितना कैसे घुलेगा, और ठंडे पानी में डालेंगे तो वो किस तरीके से घुलेगा। जैसे क्या कहा गया इसमें कि आप एक गिलास गर्म पानी लीजिए, दूसरा ठंडा पानी लीजिए। एक गिलास में आप कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट दोनों में से कोई भी एक डाल के उसको हिलाइए मत के और रख दीजिए। तो रखने से आप देखेंगे क्या कि जो गर्म पानी रहेगा उसके कण जो है अट्रैक्टिव रहेंगे। ठीक है, मतलब कि तापमान बढ़ने के कारण कणों के बीच की जो गति रहेगी वो तेज़ हो जाएगी, मतलब कि पदार्थ की गति जुड़ जाए, मतलब कि जो हमेशा गतिशील तो रहते हैं तो गर्मी के कारण और तेज़ हो जाएंगे। तो होगा क्या, वो जल्दी घुलेंगे। तो यही चीज़ में बताया गया है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इन तीनों क्रियाकलापों से कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतर्मिश्रित हो जाते हैं बिना हिलाए भी, चाहे गर्म हो चाहे ठंडा। ठंडा रहेगा तो थोड़ा देर लगेगा और गर्म रहेगा तो जल्दी हो जाएगा। तो इस मिलने को क्रिया को, मतलब पदार्थ के कणों का जो स्वतः मिल जाते हैं, इस क्रिया को जो कहा जाता है उसको कहा जाता है विसरण। मतलब इस पदार्थ के कणों का एक दूसरे में, जैसे पानी हमने लिया, पानी का मान लीजिए पार्टिकल मैंने बना दिया, और इसमें अगर हम मान लीजिए नमक डाल रहे हैं, नमक के कण अगर इसमें मिल जा रहे हैं तो इन दोनों का आपस में मिक्सचर होने की क्रिया को कहते हैं हम विसरण। ठीक है, इतना हो गया। तो अब उसके बाद अब अगला जो पदार्थ के कण का गुण है वो बताया गया है कि जो ये पदार्थ के कण हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब कि जो पदार्थ के पार्टिकल्स रहते हैं वो एक दूसरे को क्यों, मतलब आपस में मिलकर कैसे एक चीज़ का निर्माण करते हैं, वो उसी के बारे में इसे बताया गया है। जैसे अगर आप देखें, जैसे पानी है, पानी की बूंद बूंद मिलते मिलते पूरा बोतल भर जाता है। चौक हो गया, लोहा हो गया, तो ये सब एक दूसरे से क्यों बंधे रहते हैं, आकर्षण बल के कारण ही बंधे रहते हैं। इसके बारे में इस क्रियाकलाप में बताया गया है। तो देखिए इसको करने के लिए क्या बताया गया है प्रैक्टिकल 1.6 में, कि जैसे मान लीजिए आप एक क्या है मैदान में खड़े हुए हैं, आपके 3-4 लोग का ग्रुप बना हुआ है। तो पहला ग्रुप क्या करता है
पहला ग्रुप वो जो है एक के पीछे एक खड़े होकर आपस में सबको पकड़ लेता है, ठीक है। दूसरा ग्रुप क्या करता है, 3-4 ग्रुप बनाया गया है। दूसरा ग्रुप भी इस तरीके से हाथों में हाथ डाल के एक दूसरे को पकड़ा हुआ है। और जो तीसरा ग्रुप क्या है, वो केवल उंगली से एक दूसरे को पकड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें इस प्रैक्टिकल में बताया गया। फिर उसके बाद ये चौथा एक ग्रुप रहेगा जो इन सभी के बीच से उसको जब हम पास कराएंगे तो पास कराने पर आप देखेंगे कि कौन सा ग्रुप आसानी से टूट जा रहा है। तो आप देखेंगे कि उंगली वाला जो ग्रुप बना रहेगा वो एक दूसरे को आसानी से तोड़ देगा, उससे उसमें थोड़ा तोड़ने में इसमें समय लगेगा, और ये वाला मजबूत रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि सभी पदार्थों का एक निश्चित जो है आकर्षण बल रहता है, ठीक है। उसको इस प्रैक्टिकल में बताया गया। इसको और अच्छे समझने के लिए हम क्रियाकलाप 1.7 पढ़ेंगे, जिस पे क्या समझ सकते हैं कि एक लोहे की कील हो गई या एक चाक का टुकड़ा हो गया या फिर रबड़ बैंड हो गया, तो इस पर अगर हम हथौड़ा मारते हैं या फिर काटते हैं या खींचकर इसको भंगूर मतलब खुरचते हैं, तो इन सभी का इफेक्ट सब में अलग अलग रहता है, लेकिन सब के कणों के बीच आकर्षण बल अलग अलग रहता है। इसीलिए जो है पदार्थ को विभिन्न अवस्थाओं में बांटा गया है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये तो हमने बात किया कि एक दूसरे में से कौन सा अधिक है, ठीक है। लेकिन ये सभी चीज़ आप देखेंगे तो ये लोहे की कील हो गई या चाक हो गया, रबड़ हो गया, ये सब क्या है कि सॉलिड फॉर्म में है। तो क्या ऐसा लिक्विड फॉर्म में भी होता है? तो इसको जानने के लिए हम क्रियाकलाप 1.8 को देखते हैं। इसमें क्या है कि इसमें हम एक थाली या किसी बर्तन में जब वाटर को लेंगे और उसको हम जल से जब उंगली से उसको जल से लेके उंगली से जब काटने का प्रयास करेंगे तो पानी क्या कट जाता है? मतलब जैसे अगर आप पनीर लेते हैं सॉफ्ट, उसको चाकू या पनीर हाथ से भी काटेंगे तो कट जाता है, लेकिन पानी नहीं कटता। क्यों? क्योंकि लिक्विड फॉर्म में भी उनके बीच जो है एक बल कार्य करता है, और इसी बल को हम आकर्षण बल कहते हैं, जो कि सभी पदार्थों में उसके सामर्थ्य के अनुसार अलग अलग होता है। मतलब जैसा जिसका स्ट्रेंथ होता है वैसे उसका आकर्षण बल अलग अलग होता है। तो इस तरीके से अब इसके आगे क्वेश्चन आ गया, मैं इसको आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। अब आपका क्या काम है कि आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि हाँ सर आपने कैसा पढ़ाया। अगर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में यस लिखिए और आगे बताइएगा कि यस सर आगे की लेक्चर और बताइए। अगर अच्छा ना लगा हो तो क्या कमी है उस कमी को कमेंट में मेंशन कीजिएगा। उसके साथ साथ अगर आप चैनल में नए हैं तो एक बार मैं और बताना देना चाहता हूँ कि आपके लेफ़्ट साइड जो बटन दिया गया उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आप प्लीज़ जो है अपना पूरा सामर्थ्य दिखाइए, जो बन सकेगा मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।